हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। देखिए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ का सीधा सा मतलब है अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। मतलब हम लोग सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। तो नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस? तो सिंपली मीन्स द टेंडेंसी ऑफ अ सॉलिड टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट। और हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का सीधा सा मतलब है मूवमेंट ऑफ आइदर आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी कंपाउंड में आयंस फ्रीली मूव हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बन जाता है। कि सभी सॉलिड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सेम नहीं होती है। कुछ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज़्यादा शो करते हैं और कुछ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम शो करते हैं। जो ज़्यादा शो करेंगे वो कंडक्टर बन जाते हैं, जो थोड़ी सी कम करेंगे वो सेमी कंडक्टर, जो बिल्कुल भी नहीं करेंगे वो इंसुलेटर। तो देखिए, इन शॉर्ट हम लोग सॉलिड्स को तीन भागों में बांट सकते हैं। हम लोग बांट सकते हैं कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। और जो कंडक्टर है उसको हम लोग मेटल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड। तो ऐसे सॉलिड जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है वो क्या बन जाता है? मेटल बन जाता है। ठीक है, और इनकी कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद आएंगे सेमीकंडक्टर और फिर सबसे लास्ट में आते हैं इंसुलेटर। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सिंपली मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बेसिस पर हम लोग सॉलिड्स को तीन भागों में बांट लेते हैं। पहला है कंडक्टर, दूसरा है सेमी कंडक्टर, सेमी नाम से पता चल रहा है आधा कंडक्टर ऐसे समझिए, और तीसरा है इंसुलेटर। अगर मैं देखिए इनके लिए कंडक्टेंस की वैल्यू लिखूं यहाँ पर, जो एक फिक्स वैल्यू है। सॉलिड्स अगर कंडक्टर है तो उसके लिए कंडक्टेंस की वैल्यू आती है दैट इज 10⁸ ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ये यूनिट है, आप लोग अंदाजा लगाइए, दिस इज द यूनिट। अच्छा, कंडक्टेंस को हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी भी बोलेंगे, क्योंकि हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस की ही बात करेंगे यहाँ पर। क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब है कि कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट डायमेंशन, एक कांस्टेंट वैल्यू हमको मिलती है। तो यहाँ पर कंडक्टेंस, अच्छा मैं स्पेशली यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर देता हूँ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और उसकी वैल्यू क्या है? 10⁸ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये यूनिट है, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में भी इसको डिराइव किया था। अच्छा, अगर इंसुलेटर के लिए हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें तो ये आएगी बहुत कम, 10⁻⁻12 ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। और सेमीकंडक्टर के लिए ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू इन दोनों के बीच में कहीं पर आती है, और इसकी वैल्यू है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू है 10⁻⁻⁻ से 10⁻⁻6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये कुछ डेटा है, आप लोग याद रखना चाहें तो रख लीजिए कि कंडक्टर के लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, इंसुलेटर के लिए बहुत कम है, और सेमीकंडक्टर के लिए इन दोनों के बीच में कहीं लाई करती है। अब जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों के यहाँ बोर्ड में, वो पूछते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, और सेमीकंडक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए, मैं उस पॉइंट को यहीं पे क्लियर कर देता हूं। मैं यहाँ लिखता हूं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए, टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ, वी सिंपली से कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिक्रीजेस। ऐसा क्यों होगा? हम लोग जानते हैं कि मेटल्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और व्हेन दीज फ्री इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड बाय प्रोवाइडिंग हीट, अगर हम किसी सॉलिड को, किसी मेटल को हीट करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेंगे और आपस में कोलिजन ज़्यादा करेंगे, और जब कोलिजन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और कंडक्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सेमीकंडक्टर के लिए अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर कंडक्टेंस भी इंक्रीज होती है, याद रखना है। हम लोग थोड़ी देर में इसको प्रूव भी करेंगे। और इंसुलेटर के लिए नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब क्या हुआ कि पहले भी वो इंसुलेटर है और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी वो इंसुलेटर है, मतलब उसकी कंडक्टेंस में कोई इजाफा नहीं होगा। चलिए, अच्छा यहाँ से एक पॉइंट और बनता है कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर कंडक्टेंस डिक्रीजेस, एंड इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर दैट डेफिनेटली द कंडक्टेंस विल इंक्रीज। तो मैं क्या करता हूँ कि टेम्परेचर कम किया मैंने,
तो कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने टेम्परेचर कर दिया 0 केल्विन, 0 केल्विन का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, या -273 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पर कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। और उस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, दैट इज सुपर कंडक्टर। क्या बोलेंगे उसको, सुपर कंडक्टर। और इस फिनोमेना की खोज की थी एक साइंटिस्ट ने, दैट नेम इज कैमरलिंग-ओन्स। ये बोर्ड में बना हुआ क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। तो ये जो सुपर कंडक्टेंस या सुपर कंडक्टर फिनोमेना है, इसको किस साइंटिस्ट ने देखा, कैमरलिंग-ओन्स, ONNES, कैमरलिंग-ओन्स। इन्होंने सुपर कंडक्टर फिनोमेना को स्टडी किया। चलिए, अब थोड़े छोटे छोटे से पॉइंट है एनसीईआरटी में, मैं यहीं पर इसी चार्ट में क्लियर कर देता हूं कि कुछ ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स हैं जो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव या इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। ट्रांजिशन मेटल आप लोग जानते होंगे स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन मेटल मतलब जो डी ब्लॉक मेटल्स हैं, जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं, उनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। और हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स की। तो देखिए, मैं यहां लिख देता हूं ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड, ये इसके कंडक्टर के नीचे आएगा, ये ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स। तो देखिए कौन कौन से हैं, जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड एंड रिहीनियम ऑक्साइड। अच्छा, ये ऑक्साइड इतना इंपॉर्टेंट है कि ये दिखता भी कॉपर की तरह है, कॉपर की तरह दिखता है, और कॉपर की तरह ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करता है। कॉपर की तरह दिखता भी है और कॉपर की तरह कंडक्टेंस भी शो करता है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्वेश्चन बना हुआ है बोर्ड में कि विच ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड बिहेव लाइक कॉपर इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो वो कौन सा है, वो रियूनियम ट्राई ऑक्साइड है या रिनियम ऑक्साइड है। चलिए, तो ये था ऐसे ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड है जो कंडक्टर की तरह काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड है जो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। वो कौन से हैं, वो बिल्कुल यही है, देखो TiO2, ये है मोनो ऑक्साइड, ये है डाइऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, Fe2O3, दे ऑल आर इंसुलेटर टाइप ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, अब देखिए, सॉलिड्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स या तो कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है। इंसुलेटर को हम लोग यहाँ स्टडी नहीं करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो ही नहीं करता है। अब कोई सॉलिड कंडक्टर क्यों है, सेमीकंडक्टर क्यों है, या वो इंसुलेटर क्यों है, इसके पीछे साइंटिस्ट ने बहुत सारी मैकेनिज्म की स्टडी की, बहुत सारी स्टडी की। तब उन्होंने एक ऐसी थ्योरी बनाई जो मोस्ट एक्सेप्टेड थी, और वो थ्योरी जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड है वो है बैंड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। देखिए, एक पॉइंट और क्लियर करता हूं आपको। मेटल्स शो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। और कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो फ्री आइंस रखते हैं, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस करते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, तो पॉइंट क्लियर हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर मतलब मेटल, और आइंस की वजह से जिसमें कंडक्टेंस होती है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, तो हम लोग वो मैकेनिज्म यहां पर पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को हम लोग एक थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। दैट थ्योरी इज बैंड थ्योरी। और ये बैंड थ्योरी बेस है, मतलब ये बेस्ड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर। आप लोगों ने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वहां पढ़ी थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूं आपको। वो थ्योरी क्या थी, वो थ्योरी बताती है कि व्हेनेवर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स गेट ओवरलैप्ड, जब दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होती हैं तो उतनी ही नई ऑर्बिटल्स बन जाती हैं, हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन जाती हैं, जिनमें आधी होती हैं बॉन्डिंग और आधी होती हैं नॉन बॉन्डिंग, समझ लेते हैं एंटी बॉन्डिंग। मान लीजिए ये मेरे पास एक ऑर्बिटल है, ये दूसरी ऑर्बिटल है, और यहाँ पर ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप किया तो मेरे पास 2 टाइप की हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलती हैं। जो लोअर एनर्जी है दैट इज बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, सिंपली बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और जिनकी हायर एनर्जी है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होती हैं। आप लोगों ने इसको पढ़ा है। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को हम लोग ऐसे स्टार लगा के रिप्रेजेंट कर रहे थे, अगर आपको याद हो। इनको ऐसे ही सिंपल मान लीजिए ये n ऑर्बिटल्स हैं और ये n ऑर्बिटल्स हैं,
तो हमारे पास n बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगी और n ही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगी। ठीक है, ये थ्योरी पर ही बेस्ड है बैंड थ्योरी। ये बैंड थ्योरी क्या कहती है कि सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं, एटम के पास ऑर्बिटल्स हैं और ये ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करती हैं और बैंड बनाती हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पर हम लोग बैंड की बात करते हैं बस, इसीलिए इसको बैंड थ्योरी बोल दिया गया। एक छोटा सा पॉइंट समझ लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बैंड थ्योरी को एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि हमारे पास लिथियम है और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 1s2 एंड 2s1। अगर मैं इसकी बैंड्स को रिप्रेजेंट करूं, देखो ये जो एक्सेस है ये तो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर मेरे पास है 1s2। अच्छा, ये कई सारी 1s ऑर्बिटल्स होंगी, मैं एक लिथियम की बात नहीं कर रहा हूं। जो लिथियम का क्रिस्टल्स होगा उसमें बहुत सारे लिथियम एटम होंगे, बहुत सारी 1s ऑर्बिटल्स होंगी। तो ये 1s2 जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, आप लोग देख पा रहे हैं 1s2 क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो मैं इसको ऐसे फिल्ड कर देता हूं, देखिए ये 1s2 कंप्लीटली फिल्ड है और ये कंप्लीटली फिल्ड है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव या इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जंप नहीं कर सकता है। फिर इसके आगे है 2s और 2s में ये हाफ फिल्ड है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है। ठीक, तो यहाँ पर जब प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, जब भी इस लिथियम एटम को या लिथियम सॉलिड को हम लोग एक्रॉस द एनोड और कैथोड अटैच करेंगे, मतलब हम लोग इस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे क्या करेंगे, जंप कर देंगे। जब उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी तो यहाँ पे जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर जंप कर देंगे। मैं इसको लिखूंगा हाफ फील्ड बैंड। और कैसा बैंड होगा ये, हाफ फील्ड बैंड होगा। और इसके आगे भी जो ऑर्बिटल होंगे, मान लीजिए यहाँ पर ये खाली बैंड पड़ा हुआ है, ये तो 1s है, ये 2s है, 2p और ये सब खाली पड़ी होंगी यहाँ पर, तो हम लोग इनको बोल देंगे एम्प्टी बैंड। तो देखिए जो फील्ड है उसमें कोई कंडक्शन नहीं होगा, जो हाफ फील्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन हो पा रहा है। जो लिथियम है या जिनमें भी इलेक्ट्रॉन्स हाफ फील्ड हैं या पार्शियली फील्ड हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने से हायर एनर्जी वाले बैंड में जंप कर सकते हैं। अब ऐसे समझिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी देखो इस लेवल पर है और ये जो बैंड आधा खाली पड़ा हुआ है उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ये हाई एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी बैंड में ट्रांसफ़र होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए मेरे पास है सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ये कैसा है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड। ठीक है, मैं ऐसे ही बनाता हूँ ये एनर्जी लेवल इसके लिए, और यहाँ पर ये जो है इनको मैं कंप्लीटली फील्ड यहाँ दिखा देता हूँ। ये इस सब को क्या कर दिया मैंने, ये कंप्लीटली फिल्ड बैंड है, इसकी वजह से कोई कंडक्शन नहीं होगा, कंप्लीटली फिल्ड बैंड। ठीक, और जो मेरे पास 3s है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, हाफ फील्ड बैंड, हाफ फील्ड और बैंड। ठीक है, और इसके बाद क्या है सारे, ये एम्प्टी फील्ड हैं, एम्प्टी फील्ड। अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूँ तो ये जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो खाली पड़ा हुआ है आधा पोर्शन, इसमें जंप करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन शो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को एम्प्टी फील्ड बैंड में जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर ये पूरा भरा हुआ है, मान लीजिए ये वाला जो हाफ फील्ड बैंड है ये पूरा भरा हुआ है, जैसा किसमें होगा, जैसे मान लीजिए मैं मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लेता हूँ। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, 1s2 2s2 2p6 और 3s2। ये एनर्जी का एक्सेस हो गया। यहाँ पर मैंने बना दिया ये कंप्लीटली फिल्ड बैंड इस सब के लिए। मेरे पास आ गया अब 3s, और ये भी कैसा है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है, ये कंप्लीटली फिल्ड है। ये अभी हाफ फिल्ड नीचे वाला था, ये वाला था, और ऊपर वाला भी फिल्ड है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो एम्प्टी फील्ड पड़ा हुआ है, भाई 3s के आगे भी तो शेल्स होंगी, लाइक 3p 3d 4s, इस तरह से।
एक्चुअली में एटम्स के अंदर जिन सेल में इलेक्ट्रॉन फिल्ड रहते हैं वो हमको शो होती हैं, जो नहीं है जैसे जिसमें जिन सेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जैसे 3s के बाद 3p 3d 4s 4p, एक्चुअली में वो हैं तो सही लेकिन वो इनविजिबल हैं। तो हम लोग इनको कंप्लीटली मिला के क्या बोल देते हैं, हम उनको बोल देते हैं यहाँ पर एम्प्टी बैंड या कंडक्टिंग बैंड, कंडक्टिंग बैंड। ठीक है। और एक चीज़ देखिए, ये कंप्लीटली फिल्ड बैंड है जिसकी एनर्जी सबसे कम है, ये एनर्जी एक्सेस है। ठीक है। और इसके बाद आते हैं हम लोग इस पर, अगर मैं मैग्नीशियम का एग्जांपल लूँ तो ये 3s वाला पोर्शन है। इन दोनों में ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड है, ये क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड, और ये है कंडक्टिंग बैंड। अब यहाँ पर मेटल के केस में या कंडक्टर के केस में क्या होता है कि ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड और कंडक्टिंग बैंड में हो जाती है ओवरलैपिंग। क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल है, और इसके बीच के एनर्जी गैप को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी डिफरेंस, ऐसे बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी डिफरेंस। अब एक चीज समझ लीजिए दोबारा से, ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड है, और ये कंडक्टिंग बैंड है, खाली पड़ा हुआ है। अगर देखो इस यहाँ पर तो खाली जगह है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा तो भी फायदा कुछ मिलने वाला नहीं है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा तभी तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन होगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजीली जंप कर सकता है क्योंकि इनके बीच का एनर्जी गैप क्या है, कम है, इस वजह से, या इनमें आपस में ओवरलैपिंग हो जाएगी और ये दोनों एक ही बैंड की तरह काम करेंगे, ये फिल्ड होगा और ये खाली वाला होगा। ये तो था मेटल के केस में। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है कि ये जो एनर्जी गैप है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हम लोग अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ईजिली जंप कर लेगा। इसीलिए सेमीकंडक्टर के केस में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज़्यादा शो करता है। ठीक है। और इंसुलेटर के केस में तो ये गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं एक बार यहाँ पर कंपैरेटिव वे में कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के ये वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड को बता देता हूँ। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और यहां पर इंसुलेटर। इसको समझिए, कंडक्टर के केस में यह है वैलेंसी बैंड जो भरा हुआ है, अभी हमने देखा था, ये भरा हुआ है, और ये है वैलेंसी बैंड, और ये है कंडक्शन बैंड खाली वाला, दिस इज कंडक्शन बैंड। और यहां पर हो रही है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि इनमें एनर्जी गैप नहीं है, इसमें एनर्जी गैप नहीं है। ये वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड, और ये ओवरलैप वाला एरिया है। कोई भी एनर्जी डिफरेंस जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो क्या है, वो जीरो है। इसीलिए ये नॉर्मल कंडीशन में भी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन शो करता है। सेमीकंडक्टर के केस में क्या है, देखिए कि कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड में डिफरेंस है, इनके बीच में। ये वैलेंसी बैंड VB से लिख देता हूँ, ये कंडक्शन बैंड, इनके बीच में थोड़ा सा एनर्जी गैप है, और इस एनर्जी गैप को ओवरकम करने के लिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा। इसीलिए सेमीकंडक्टर के केस में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन बढ़ जाता है। फिर आ जाइए इंसुलेटर पर। इंसुलेटर के केस में वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि हम टेम्परेचर बढ़ाकर भी उस डिफरेंस को ओवरकम नहीं कर सकते। दैट्स वाई दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इवन एट हायर टेम्परेचर ऑल्सो। तो देखिए, ये थी बैंड थ्योरी। अब हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में पर्टिकुलरली पढ़ने वाले हैं सेमी कंडक्टर। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करता हूँ आपको। सेमी कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, और सेमीकंडक्टर के कुछ एग्जाम्पल आप लोग जानते भी हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब ये जो सेमीकंडक्टर हैं वो है 2 टाइप के। एक है प्योर सेमीकंडक्टर,
प्योर सेमी, और एक है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इम्प्योर को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक चीज़ देखिए आप लोग कि सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन होता है वो बेसिकली इम्प्योरिटी के मिलाने से होता है या डोपिंग करने से होता है। या तो हम लोग जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं उसी प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। तो इम्प्योरिटी मिलाने से क्या होगा, वहाँ पर डिफेक्ट्स अराइज होंगे, और डिफेक्ट्स में हमेशा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए प्योर सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टेंस है वो कम है। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, इस प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टेंस को बढ़ाना चाहता हूँ, तो मुझे उसमें इम्प्योरिटी मिलानी पड़ेगी। और द मेथड ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज नोन एज डोपिंग। दिस इज नोन एज डोपिंग। आप लोग देखे होंगे जो एथलीट्स होते हैं वो कुछ स्टेरॉइड्स ले लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, तो उस फिनोमेना को भी डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग का मतलब ये है कि इम्प्योरिटी मिलाकर किसी की स्ट्रेंथ को या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड डोपिंग। तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है दैट इज मेड आफ्टर बीइंग डूइंग डोपिंग। ठीक है, अब हम लोग इसी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डिटेल में पढ़ते हैं। डोपिंग मीन्स द मेथड, द प्रोसेस, मेथड नहीं, द प्रोसेस of adding impurity to increase electrical conductance of semiconductor is known as doping। तो इस बेसिस पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमको मिलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दो पार्ट बनते हैं, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर और पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग लिख सकते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, और पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर को लिख सकते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब बनते कैसे हैं उसको समझिए। देखिए हम लोग जानते हैं कि सिलिकॉन जो प्योर सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन एटम इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। सिलिकॉन एटम इज टेट्रावैलेंट, मतलब एक सिलिकॉन से जो है 4 सिलिकॉन एटम या 4 बॉन्ड जुड़े रहते हैं। टेट्रावैलेंट है क्योंकि इसमें, इसको कंसीडर कर लीजिए, देखिए 1 2 3 और ये 4, यहाँ और बना देता हूँ इस तरह से। तो चारों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। इसीलिए जो प्योर सेमीकंडक्टर है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम शो करते हैं। अगर इस प्योर सेमीकंडक्टर में मैं ग्रुप 15 का फॉस्फोरस मिला देता हूँ, फॉस्फोरस, और हम लोग जानते हैं फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 5, मतलब ये पेंटावैलेंट है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए कि सिलिकॉन जो कि एक टेट्रावैलेंट एटम था उसको हटाकर अब लग जाएगा एक फॉस्फोरस। मान लीजिए इस सिलिकॉन को हटा के मैंने लगा दिया फॉस्फोरस यहाँ पर, तो फॉस्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन तो ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, और जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगा, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो पहली बात तो इसको बोलेंगे नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंप्रूव हो जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा जो प्योर सिलिकॉन था वो था ग्रुप 14, और मैंने इसमें ऐड क्या किया है, ग्रुप 15 फॉस्फोरस, ग्रुप 15। तो हम लोग इसको बोल देंगे ग्रुप 14, ग्रुप 15 सेमीकंडक्टर, या एन टाइप या नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। अब आते हैं हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर। इस तरह से देखिए, और यहां पर हम लोग मिक्सिंग करते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट, और वो होगा गैलियम।
15 एलिमेंट होगा गैलियम, और गैलियम कैसा है, ट्राईवैलेंट। गैलियम के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो दिस सिलिकॉन एटम इज रिप्लेस्ड बाय गैलियम, ऐसे मान लीजिए गैलियम, और गैलियम के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ सिलिकॉन के बन रहे थे 4 बॉन्ड, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा, अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम से ले लेगा। तो सिलिकॉन पर आ जाएगा प्लस और यहाँ पे ये उस इलेक्ट्रॉन से बना लेगा बॉन्ड। तो प्लस का मतलब है कि सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब यहाँ बन गया होल, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए होल। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या किया है हमने, ग्रुप 14 के साथ किसको मिलाया है, ग्रुप 13 को। तो आपको याद रखना है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम लोग सेमीकंडक्टर को यूज़ कहाँ करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ट्रांजिस्टर बनाने में सेमीकंडक्टर का यूज़ है, ठीक है, रेक्टिफायर, इनमें एम्पलीफायर्स, इनमें हम लोग यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर्स को, ठीक है। अच्छा, अभी यहीं पर क्वेश्चंस और बनते हैं, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय 12-16 कंपाउंड्स या 13-15 कंपाउंड्स। तो इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। 13-15 कंपाउंड्स तो ये हो गए, 13-15 मतलब ग्रुप 13 और ग्रुप 15 एलिमेंट्स को मिला दिया है। जैसे ग्रुप 13 का एलिमेंट ले लिया मैंने गैलियम और 15 का ले लिया फॉस्फोरस, या यहाँ पर मैंने ले लिया 13 का आर्सेनिक और यहाँ पर ले लिया फॉस्फोरस। तो ये बन गए ग्रुप 13-15 एलिमेंट्स। ग्रुप 12-16, ग्रुप 12 का ले लो जिंक और ग्रुप 16 का ले लो ऑक्सीजन। ग्रुप 12 का ले लीजिए मरकरी और ग्रुप 16 का ले लीजिए सल्फर। तो ग्रुप 12, ग्रुप 16 एलिमेंट्स का मतलब है द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ग्रुप 12 एलिमेंट्स एंड ग्रुप 16 एलिमेंट्स एंड ग्रुप 13 एलिमेंट्स एंड ग्रुप 15 एलिमेंट्स मिलाएंगे तो हमको मिल जाएगा 13-15 कंपाउंड्स, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। उस मैग्नेटिक फील्ड के प्रति क्या व्यवहार है, क्या उसका बिहेवियर है, या तो वो उसकी ओर अट्रैक्ट होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा, स्ट्रांगली रिपेल होगा। तो इस बेसिस पर हम लोग सॉलिड्स को कुछ क्लासेस में कैटेगरी बनाते हैं, कुछ क्लासेस में उनको डिफाइन या क्लासिफाई करते हैं। वो समझिए आप लोग कि मान लीजिए मेरे पास कोई सॉलिड है, सॉलिड में होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, उस पर होंगे इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज मूव करेगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करेगा तो डेफिनेटली एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं दे ऑलवेज क्रिएट ओन मैग्नेटिक फील्ड, उनका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब ऐसे समझ लीजिए कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन है, फिटिंग है, वायर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो है, इसका मतलब डेफिनेटली उस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा होगा। हालांकि वो वीक मैग्नेटिक फील्ड है, आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन जो हाई टेंशन वायर्स आते हैं जिसमें 25,000 वोल्ट और जिसमें 1 लाख वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उस वायर के चारों ओर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो अगर हम लोग उस मैग्नेटिक फील्ड की जद में आ गए, रेंज में आ गए, तो हमको अपनी ओर खींच लेगा। तो जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है आइदर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज, मान लीजिए वो क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज हम लोग फ्लेमिंग हैंड रूल के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ रहा है, देखो हम लोग घुमा रहे हैं इसको ऐसे क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की ओर, मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की ओर। और मान लीजिए एक और इलेक्ट्रॉन है और वो घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम लोग कैसे बोल देंगे कि भाई इसका मैग्नेटिक फील्ड अप डायरेक्शन में है, कुछ इस तरह से, ऐसे ये नीचे की ओर है। तो डाउन मैग्नेटिक फील्ड और अप मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ऐसे सॉलिड जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अप मैग्नेटिक फील्ड और डाउन मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। मतलब उन सॉलिड्स का नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। और ऐसे सॉलिड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई मतलब जो उसके साथ रिपेल शो करते हैं। जब किसी सॉलिड का अपना मैग्नेटिक मोमेंट 0 है तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, रिपेल होगा। और जब किसी सॉलिड का अपना मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो है तो वो उसकी ओर अट्रैक्ट होगा। तो अब समझिए आप लोग कि इस बेसिस पर हम लोग सॉलिड्स को बांट लेते हैं। सबसे पहले डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं। मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं। द सॉलिड्स विच रिपेल
in external magnetic field because they have paired electrons. इनके पास क्या है? They have paired electrons. तो paired electron क्या करेंगे? रिपेल, एक दूसरे का मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल कर देंगे। तो इस वजह से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और दीज कंपाउंड्स आर कलरलेस ऑल्सो। ये कंपाउंड कैसे होंगे? कलरलेस होंगे। इस वजह से ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? इनका रिपल्शन होगा, रिपल्शन, रिपेल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है लाइक सोडियम क्लोराइड, बेंजीन, ये सब डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं। नेक्स्ट कम टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ऐसे सॉलिड जिनका अपना मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है, और वो कब होगा? जब उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब दे आर कलर्ड कंपाउंड, और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ये हो गए पैरामैग्नेटिक। इसका एग्जाम्पल देख लें हम लोग। इसका एग्जाम्पल है O2 Fe+3, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं कुछ लिखवा रहा हूँ। फिर हम लोग आते हैं C, दैट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये कंपाउंड कौन से हैं? ये कंपाउंड है, इनमें जो मैग्नेटिक मोमेंट है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो हैं कि जिनके मैग्नेटिक मोमेंट पैरेलल हैं और इक्वल नंबर में, सारे के सारे पैरेलल। ऐसे समझ लीजिए कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है दे ऑल आर इन सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में होंगे तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ आएगा और ज़्यादा आएगा। और ये ऐसे कंपाउंड हैं, अगर इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को P से डिनोट करते हैं हम लोग, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग इनको रखेंगे तो ये हमेशा के लिए परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। इसीलिए ये परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम भी आते हैं, CrO2। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या है कि दे हैव मैग्नेटिक मूवमेंट्स इन पैरेलल डायरेक्शन एंड इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन, बट इन अनइक्वल नंबर। जैसे यहाँ पे सारे के सारे पैरेलल डायरेक्शन में थे, ठीक है, यहाँ पर 3 मैग्नेटिक मोमेंट हैं अप डायरेक्शन में और 5 मैग्नेटिक मोमेंट हैं डाउन डायरेक्शन में। मतलब क्या है कि 3 अप वाले 3 डाउन वालों को कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन फिर भी इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो तो नहीं होगा। और इस तरह का कंपाउंड है, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं Fe3O4, ZnFe2O4, इनको बोलते हैं फेराइट्स। ठीक है, और एक लास्ट बचता है हमारे पास E, एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ये कैसे हैं कि इनमें मैग्नेटिक मूवमेंट पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है, बट इन इक्वल नंबर। देखो यहाँ पे सबके सब कैसे थे? पैरेलल डायरेक्शन में थे, अप डायरेक्शन में थे। यहाँ पर 3 है अप डायरेक्शन में और 3 है डाउन डायरेक्शन में। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गया? नेट मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया 0। तो एक तरह से ये डाई मैग्नेटिक कंपाउंड ही है। फॉर एग्जाम्पल MnO। मैंने बहुत कम एग्जाम्पल लिखवाए हैं, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। मैंने पूरा डिस्कस किया है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको बताए हैं। तो थियोरेटिकली ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप लोग NCERT के न्यूमेरिकल्स ट्राई करिए, बाहर से कोई अगर आपके पास रिफ्रेशर है, लास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं उनको करिए, और कोई डाउट आता है तो मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।